आपके लिए 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो MCQs ऑन इंडियन पॉलिटी, ठीक है। ये मतलब सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले पॉलिटी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जहाँ से आपको हर एक पेपर में कोई ना कोई मतलब क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है वो इसमें कवर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी के रिलेटेड जो ये 50 क्वेश्चन है उनको। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे, ठीक है। इसके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, सरदार पटेल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? सी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन? तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अडॉप्ट किया गया था कब, ठीक है। कब अडॉप्ट किया गया था याद रखना, इसको अडॉप्ट किया है 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। और इसको एनफोर्स या इसको एनेक्ट कब किया था? 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। इनफोर्स जहाँ इसको आप एनेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। एनेक्टमेंट डेट जो है ना वो है 26 जनवरी 1950। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.N. राव, K. मुंशी, ठीक है। तो जो परमानेंट इसके प्रेसिडेंट बने थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। बी इसका राइट आंसर है। हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना टाइम लगा था? ऑप्शन है आपके पास दिए हुए यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखना इसको कितना टाइम लगा है? 2 साल 11 मंथ और 18 दिन, ठीक है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। द आइडिया ऑफ प्रियम्बल वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन? जो प्रियम्बल का आइडिया है ये कौन से वाले कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या क्या है? UK, USA, कनाडा, फ्रांस, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? USA से लिया हुआ हमने, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर्टिकल इज नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कौन से वाले आर्टिकल को बोला जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये है आपका आर्टिकल 32, ठीक है। आर्टिकल 32 को बोला जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 क्या है? राइट टू इक्वलिटी। 19 जो है ये फ्रीडम की बात करता है और ये है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है आर्टिकल 21। और 32 क्या आ गया आपका? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब इसके अंडर आप जा सकते हैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। तो राइट आंसर क्या है इसका? 32, आर्टिकल 32। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश अंडर विच आर्टिकल? ठीक है, कौन सा वाला आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है? अनटचेबिलिटी मतलब जो भी पहले डिस्क्रिमिनेशन होती थी कि टच नहीं करना, जो छोटी कास्ट वाले जहाँ जो भी था, तो उसको कौन एबॉलिश, कौन सा वाला आर्टिकल खत्म करता है? किस कौन से वाले आर्टिकल के अंडर उसको एबॉलिश किया गया? तो ये है आर्टिकल 17 के अंडर, ठीक है, आर्टिकल 17 के अंडर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ, जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये अभी कौन सा राइट है? फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, मॉरल राइट है, जहाँ इनमें से कोई नहीं है? तो याद रखना ये एक लीगल राइट है। क्या है? लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A। 300A के अंडर ये एक लीगल राइट है, ठीक है। 300A आर्टिकल के अंडर लीगल राइट है। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? तो याद रखना ये हैं 11। तो राइट आंसर सी बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर्टिकल गारंटी इक्वलिटी बिफोर लॉ? इक्वलिटी बिफोर लॉ की गारंटी कौन सा वाला आर्टिकल देता है? तो याद रखना है इसका राइट ऑप्शन है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 प्रोवाइड करता है आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ, क्योंकि इक्वलिटी से जो भी रिलेटेड है वो आर्टिकल 14 में आता है। तो ये आ गया आपका आर्टिकल कौन सा वाला? 14। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमेंडमेंट एक्ट एडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से वाले अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो याद रखना ये है आपका आर्टिकल अमेंडमेंट कौन सा वाला है? ऑप्शन देखते हैं 42nd, 44th, 86th, 73rd, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा वाला अमेंडमेंट है? 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्या? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चेंजेस की गई थी, ठीक है। 86 जो है ये
ये राइट टू एजुकेशन की बात करता है, मतलब इसमें एजुकेशन जो है ना RT आया था, ठीक है, RTE आया था, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, RTE एक्ट जो आया था वो इसके अंडर आया था। और 73rd में आया था PRIs मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आए थे इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, आर्टिकल 21A इज़ फॉर चिल्ड्रन, कौन से वाले एज ग्रुप की चिल्ड्रन के लिए ये राइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो याद रखना इसका ऑप्शन है जो राइट है वो है, मतलब ऑप्शन देख लेते हैं, 0 से 6, 6 से 14, 14 से 18, 5 से 10। तो राइट आंसर बी है 6 to 14 ईयर्स, ठीक है, मतलब 6 to 14 ईयर्स के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी जो एजुकेशन प्रोवाइड करता है आर्टिकल कौन सा वाला 21A, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज, ठीक है, जो इंडियन आर्म फोर्सेज का सुप्रीम कमांडर किसको बोला जाता है। तो याद रखना इसका क्या 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 ऑप्शन दिए हैं, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, CDS या प्रेसिडेंट। तो याद रखना इसका क्या आंसर है, प्रेसिडेंट को बोला जाता है, ठीक है, सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए सबसे कम एज कितनी चाहिए होती है, मिनिमम एज, ठीक है। ऑप्शन 25, 30, 35, 40। तो राइट आंसर क्या है, 35 ईयर्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हु एडमिट्स द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब जब प्रेसिडेंट बनता है कोई भी तो उससे पहले वो क्या करता है, ऑफिस की ओथ लेता है। तो बताओ उसको जो ये ओथ दिलवाता है वो कौन होता है, ठीक है। तो याद रखना ये ओथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो इसका आंसर क्या है, सी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाता है प्रेसिडेंट को ओथ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द प्रेसिडेंट गिव हिज रेजिग्नेशन टू होम। अगर प्रेसिडेंट को अपने ऑफिस से अगर रेजिग्नेशन देना है, रिजाइन करना है, तो बताओ वो किसको देगा अपना रेजिग्नेशन, चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर। तो वो देता है वाइस प्रेसिडेंट को, किसको देता है, वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। आगे बात करते हैं, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कौन होता है, ठीक है, ऐसा कौन है जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा बन जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। तो याद रखना ये वाइस प्रेसिडेंट होता है, कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। जो भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बनता है ना वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं, मतलब उसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होती है, ये एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं इसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो वो होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट। विच आर्टिकल डील विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट से कौन सा आर्टिकल, इम्पीचमेंट होता है कि प्रेसिडेंट को अगर उसके ऑफिस से निकालना हो, ठीक है, अगर उसने मान लो कुछ ऐसा काम कर दिया है तो उसको अगर वहाँ से निकालना होगा तो कौन सा वाला आर्टिकल इसके बारे में बात करता है, ठीक है, कौन सा आर्टिकल है। तो बात करते हैं कौन सा आर्टिकल है ये आपका, ऑप्शन है आर्टिकल 52, आर्टिकल 61, आर्टिकल 72, आर्टिकल 63। तो इसके लिए राइट ऑप्शन है आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी होती है, मैक्सिमम मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो लोकसभा में होते हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है 545, 550, 250, 552। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, 550, ठीक है, 550, 550। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द राज्यसभा इज आल्सो नोन एज। राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है, लोअर हाउस, अपर हाउस, हाउस ऑफ द पीपल, टेम्परेरी हाउस। तो याद रखना इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अपर हाउस। सी इसका राइट ऑप्शन है, अपर हाउस बोलते हैं राज्यसभा को, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक है, और हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं लोकसभा को। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द राज्यसभा मेंबर। राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर कितना होता है, ठीक है, याद रखना 5 साल, 6 साल, 4 साल परमानेंट। ये होता है आपका 6 ईयर, कितना 6 ईयर का टेन्योर होता है लोकसभा राज्यसभा का, राज्यसभा का। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन। मनी बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, सिर्फ कौन से वाले हाउस में, ठीक है, अपर हाउस में, मतलब राज्यसभा में, लोकसभा में, बोथ हाउसेज या स्टेट असेंबली। तो याद रखना इसका राइट ऑप्शन है लोकसभा में जो मनी बिल है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है ओनली इन लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में होता है। तो बी इसका राइट आंसर है, हु प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। जब भी ज्वाइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट की, ठीक है,
ज्वाइंट सिटिंग ऑफ जो पार्लियामेंट होती है उसको प्रिसाइड कौन कर सकता है, ठीक है, उसको कौन चेयर करता है, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन है आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है जो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट को प्रिसाइड करता है, ठीक है। अब ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट बुलाता कौन है, ठीक है, तो ये है आपका प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट बुलाता है बट प्रिसाइड नहीं करता। प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है, ठीक है, मिनिमम एज कितनी चाहिए, तो याद रखना मिनिमम एज चाहिए होती है 25 ईयर्स, ठीक है, कितनी 25 ईयर्स की अगर आप हो तो आप एमपी की इलेक्शन लड़ सकते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इलेक्शन लड़ सकते हो, ठीक है। राज्यसभा के लिए 30 चाहिए होती है, ठीक है, राज्यसभा के लिए 30 चाहिए, और अगर गवर्नर जहाँ प्रेसिडेंट बनना है तो 35 चाहिए, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा इज 25 ईयर्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट एक्सीड। जो पार्लियामेंट के जो सेशंस होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो दो सेशन के बीच में गैप मतलब कितने टाइम से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। तो याद रखना 6 मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट। जो गवर्नर ऑफ द स्टेट होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, प्रेसिडेंट करता है, सी इसका राइट आंसर है, प्रेसिडेंट करता है गवर्नर ऑफ के स्टेट को अपॉइंट। हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको अपॉइंट कौन करता है, ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ठीक है। तो जो ये आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, इसको भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, कौन, प्रेसिडेंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द इलेक्शन कमीशन इज डिस्क्राइब्ड अंडर विच आर्टिकल। इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन क्या है, एक बॉडी है जिसका काम क्या है, इलेक्शन कंडक्ट कराना, जो भी पार्लियामेंट की होगी, ठीक है, एंड स्टेट असेंबलीज की जो इलेक्शन होती है, ठीक है, प्रेसिडेंट की, और जो भी इलेक्शंस होती हैं, ठीक है, लोकल इलेक्शन को छोड़ के जो भी है, ये कौन से आर्टिकल के अंडर आती हैं, ठीक है। तो ये है आपका आर्टिकल कौन सा वाला, ऑप्शन दिए हूँ आपको, आर्टिकल 324, आर्टिकल 356, आर्टिकल 280, आर्टिकल 110, ठीक है। तो बात करते हैं इसका राइट आर्टिकल कौन सा वाला है, आर्टिकल 324। इलेक्शन कमीशन किसके अंडर आता है, आर्टिकल 324 के अंडर आता है, ठीक है। उसके बाद आगे जो ये आर्टिकल दिए हुए हैं, आर्टिकल 110 किसकी बात करता है, मनी बिल की, ठीक है, मनी बिल आता है, ठीक है। आर्टिकल 280 डील करता है फाइनेंस कमीशन से, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, जो लगता है वो आपका आर्टिकल 356 में आता है। आर्टिकल 280 में आता है आपका फाइनेंस कमीशन, और आर्टिकल 110 में आता है मनी बिल, ठीक है, और आर्टिकल 324 में आता है आपका इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, पहला जो मतलब लॉ ऑफिसर होता है, ठीक है, पहला लॉयर होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, कौन होता है वो, चीफ जस्टिस, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, लॉ मिनिस्टर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी, अटॉर्नी जनरल जो होता है इसको बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये गवर्नमेंट का लॉयर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय। जो CAG होता है उसको अपॉइंट कौन करता है, ठीक है। तो याद रखना इसका ऑप्शन क्या है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। तो इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो अपॉइंट करता है CAG को। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, ऑप्शन है प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, RBI गवर्नर, ठीक है। तो ये होता है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल विच आर्टिकल, अंडर विच आर्टिकल। तो नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के अंडर इम्पोज की जाती है, तो इसके लिए ऑप्शन दिए 352, 356, 360, 370। तो याद रखना ये की जाती है अंडर आर्टिकल 352। 352 में नेशनल इमरजेंसी आती है, 356 में प्रेसिडेंट रूल आता है, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल स्टेट में जो लगता है, ठीक है। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी,
फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। और 370 डील करता था J&K का जो स्पेशल स्टेटस था, वो आर्टिकल 370 मतलब में था, ठीक है। और अभी उसको एब्रोगेट कर दिया गया, कब, 2019 में। फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ बीन इम्पोज्ड इन इंडिया इन हाउ मेनी टाइम्स, जो आर्टिकल 360 है, ठीक है, उसके अंडर फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्पोज किया जाता है। बताओ इंडिया में इसको कितनी बार इम्पोज किया गया है आज तक, ठीक है। इंडिया में कितनी बार इम्पोज किया गया फाइनेंशियल इमरजेंसी को? ऑप्शन है वंस, ट्वाइस, नेवर, 3 टाइम, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? नेवर, ठीक है। मतलब आज तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी को अभी तक इम्पोज नहीं किया गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट? जो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट होता है उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर। तो याद रखना, इसको अपॉइंट करता है गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। जो स्टेट का गवर्नर होता है वो अपॉइंट करता है। विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स? लोकसभा की जो सबसे ज़्यादा सीट्स कौन सी वाली स्टेट की हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट की लोकसभा सीट्स हैं, ठीक है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो याद रखना उत्तर प्रदेश की हैं, और कितनी है? 80 सीट्स हैं, ठीक है। पंचायती राज वॉज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड बाय विच अमेंडमेंट? कौन से अमेंडमेंट में पंचायती राज को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई थी, ठीक है। तो याद रखना अमेंडमेंट 73rd अमेंडमेंट के थ्रू है। 74th अमेंडमेंट डील करता है म्यूनसिपलिटीज से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, ठीक है। जो 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या आता है आपका, ठीक है। लैंड रिफॉर्म, लैंग्वेज, एंटी डिफेक्शन, पंचायत, ठीक है। तो जो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेजेस आती हैं, कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वो हमारे 8th शेड्यूल में मेंशन है। सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम, जो ये लाइन है, ये कहाँ से लिया गया, ठीक है। तो याद रखना ये लिया हुआ है, इसके लिए ऑप्शन है मुंडका उपनिषद, ऋग्वेदा, महाभारता, अर्थशास्त्र। तो इसके लिए राइट आंसर बनेगा ए, मुंडका उपनिषद से लिया गया है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा, मतलब ये जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। नेशनल एंथम वॉज रिटन बाय, जो इंडिया का नेशनल एंथम है उसको किसने लिखा था, ठीक है। इंडिया का नेशनल एंथम किसने लिखा था, ठीक है। तो याद रखना इसके लिए ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, प्रेमचंद। तो राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी। द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड ऑन, नेशनल फ्लैग जो है इंडिया का, इसको कब अडॉप्ट किया गया था? तो हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको कब अडॉप्ट किया गया था? इसके लिए ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी, 22 जुलाई 1947 को इसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। द वोटिंग एज वॉज रिड्यूस फ्रॉम, पहले जो वोटिंग एज थी वो 21 थी, अब बाद में उसको 18 ईयर्स कर दिया गया। आज आपको पता है कि किसी को वोट देने का जो राइट मिलता है वो एट द एज ऑफ 18 मिलता है। कोई भी अगर 18 ईयर का हो जाता है तो वो वोट दे सकता है। तो ये कौन से वाले अमेंडमेंट के थ्रू जो ये वोटिंग एज थी कम की गई थी 21 से 18? तो ये कौन से वाले आर्टिकल है, सॉरी आर्टिकल नहीं, कौन सा वाला अमेंडमेंट, कौन से वाले अमेंडमेंट से हुआ ये? तो ये है आपके अमेंडमेंट, कौन सा वाला? 61st, ठीक है। जो 61st अमेंडमेंट हुआ था उसमें वोटिंग एज कम कर दी गई 21 से 18। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा वाला है, ठीक है। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, इलाहाबाद। तो याद रखना ओल्डेस्ट जो हाई कोर्ट है इंडिया का वो है आपका कौन सा वाला? कलकत्ता हाई कोर्ट। कौन सा? सी, कलकत्ता का जो हाई कोर्ट है वो सबसे ओल्डेस्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी पहली इंडिया की, कौन थी वो, ठीक है। इंडिया की पहली वुमेन जो प्रेसिडेंट बनी थी वो कौन थी? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सरोजनी नायडू, द्रौपदी मुर्मू। तो ये आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी, और द्रौपदी मुर्मू जो अभी प्रेजेंट में है ये सेकेंड है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इसके साथ इंदिरा गांधी फर्स्ट पीएम बनी थी इंडिया की जो फीमेल है, और सरोजनी नायडू फर्स्ट गवर्नर बनी थी, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर, और ये फर्स्ट पीएम।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिज़ाइन ऑफ नेशनल फ्लैग वाज प्रिपेयर्ड बाय, जो नेशनल फ्लैग है उसको किसने डिज़ाइन किया था, ठीक है। इसके डिज़ाइनर कौन थे? ऑप्शन है पिंगाली वेंकैया, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर है ए, पिंगाली वेंकैया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं, ठीक है। तो याद रखना कितने हैं, 8, 10, 12, 9, ठीक है। ये ऑप्शन दिए मैं आपको, तो इसका राइट आंसर है सी, 12। और स्टार्टिंग में कितने थे जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था? 8 थे, पहले 8 थे, बाद में अब 12 हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, ठीक है। अभी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। हु एक्ट एज अ प्रेसिडेंट व्हेन बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर अनअवेलेबल। मान लो प्रेसिडेंट भी नहीं अवेलेबल है और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, ठीक है, इंडिया का, ठीक है। जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता है, उस केस में एज ए प्रेसिडेंट कौन एक्ट करता है? इंडिया का, मतलब इंडिया का जो प्रेसिडेंट की पोजीशन है उसको कौन मतलब होल्ड करेगा और कौन उनकी जगह पे एक्ट करेगा? तो याद रखना ये करता है, ऑप्शन देखते हैं पहले। प्राइम मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा का स्पीकर एंड अटॉर्नी जनरल। तो याद रखना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही एब्सेंट होते हैं ऑफिस से, उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट करता है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज बोरोड फ्रॉम। जो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है ये हमने कौन से देश से लिया है, कौन सी कंट्री से लिया हुआ है? ऑप्शन है यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, यूके से लिया है हमने, ठीक है। यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, ठीक है। विच रिट इज इशूड टू रिलीज द पर्सन इलीगली डिटेन। अगर मान लो किसी भी पर्सन को इलीगली डिटेन कर लेती है पुलिस, ठीक है, तो आप कौन से वाले रिट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कौन सी वाली रिट का यूज़ करते हैं उस केस में? ऑप्शन है मैंडमस, हेबियस कॉर्पस, सर्चुरी, क्यू ब्रांडो, ठीक है। तो राइट आंसर है बी, हेबियस कॉर्पस से आप जो ये रिट है इसको लगा सकते हो, इशू करवा सकते हो, और पर्सन को अगर इलीगली डिटेन किया तो आप उसको छुड़ा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। द फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड एवरी। जो फाइनेंस कमीशन बनती है अंडर आर्टिकल 280, ठीक है, ये कितने साल के बाद की जाती है, ठीक है, कितने कितने टाइम पीरियड के बाद फिर से बनाई जाती है? तो याद रखना हर 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन का गठन होता है, फिर से बनाई जाती है। तो राइट ऑप्शन क्या है? बी, 5 ईयर्स। हु इज़ द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, उनका गार्डियन कौन है, मतलब उनका प्रोटेक्टर कौन है? अगर आपके फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो वायलेट होते हैं तो आप कहाँ पे अप्रोच कर सकते हो, किसके पास जा सकते हो? ऑप्शन है पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर। तो इसका राइट आंसर है सी, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आप, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसके साथ हमने डिस्कस कर दिए पॉलिटी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।